Good morning to all. Today's subject is constitutional law, in which in the last class I have discussed with you about the fundamental right of freedom of religion under Article 25. In the continuance of that article, here I am discussing with you few of the important case laws related to the Article 25. The very most case law I have to discuss with you, that is triple talaq case. This case is known as the triple talaq case, named as Saira Bano versus Union of India. I did not mention the citation here because you as people, you have to find out the citation. What will happen by this activity, that you will be able to find out the case law where this case is mentioned and in which year this case was decided by which court, right? So intentionally I have not mentioned in the proper citation of these case laws in my today's lecture. This is activity of yours to find out the proper citation and the name of the court by which the decision has been given. So in this case, triple talaq case, this case is known as this case citation is Saira Bano versus Union of India. देखिए, आप लोग मुस्लिम लॉ भी इसी सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, तो मुस्लिम लॉ के जो भी आपके टीचर हैं उन्होंने आपको बताया होगा कि तलाक जो है वो दो तरीके का होता है। मुस्लिम लॉ के अंदर देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइवोर्स। व्हाट द टाइप्स आर? तलाक उल सुन्नत और तलाक उल बिद्दत। तो तलाक उल बिद्दत जो होता है, वो जो फॉर्म है तलाक देने की, उसे हम बोलते हैं ट्रिपल तलाक। इसके अंदर क्या होता है, एक मुस्लिम मेल जो होता है वो अपनी वाइफ को 3 बार तलाक 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 बोल करके डिवोर्स दे देता है और वो वैलिड माना जाता है। तो इस केस में और इससे पहले भी कई बार ये बात उठाई गई कि इस तरीके से जो तलाक दिया जाता है उससे मुस्लिम महिला जो है उसके फंडामेंटल राइट्स का जो है वायलेशन होता है। तो इस केस में 5 जजेस की सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी, उन्होंने इस केस को डिसाइड करते हुए कहा कि इस केस का जो मेन मुद्दा था, मेन इशू था, वो ये था कि वेदर द प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक इज़ अ मैटर ऑफ फेथ टू द मुस्लिम्स एंड वेदर इट इज़ कॉन्स्टिट्यूएंट टू द पर्सनल लॉज। तो मैटर ये था इस इस केस में ये विवाद उठाया गया, ये मुद्दा उठाया गया कि ये जो ट्रिपल तलाक देने का जो प्रथा है, जो तरीका है, क्या ये इस्लाम धर्म में आस्था को प्रकट करता है या ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उससे डायरेक्ट होता है। तो यस, तलाक उल बिद्दत और तलाक उल सुन्नत दोनों फॉर्म्स जो हैं वो बताई तो गई हैं मुस्लिम पर्सनल लॉज में, लेकिन साथ ही साथ ये केवल और केवल एक प्रैक्टिस का मैटर है। ये विश्वास, इसमें धर्म के अंदर विश्वास और आस्था का जुड़ाव जो है वो एक पक्ष कहता है कि धर्म से जुड़ा हुआ मामला और दूसरा पक्ष कहता है ये धर्म से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। तो यही मुद्दा था इस केस में कि क्या ये धर्म से जुड़ा हुआ है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाक उल बिद्दत जो है वो धर्म से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, क्योंकि इससे मुस्लिम महिला के अधिकारों का हनन होता है, इसलिए ये धर्म से जुड़ा हुआ हो ही नहीं सकता। इसीलिए तलाक उल बिद्दत जो है वो इल्लीगल, अवैध है और संविधान की मूल अधिकारों की भावनाओं से अगेंस्ट है, इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक विधायिका इस सब्जेक्ट मैटर पर लॉ नहीं बना देती, तब तक यदि कोई भी मुस्लिम पुरुष इस तरीके की तलाक की जो प्रैक्टिस है, ट्रिपल तलाक जिसे हम बोलते हैं, उसे फॉलो करेगा,
तो उसके खिलाफ इंजंक्शन यानी कि व्यादेश सिविल कोर्ट से रेमेडी आप ले सकते हो, मतलब मुस्लिम वुमेन सिविल कोर्ट में रेमेडी के लिए एप्लीकेशन दे सकेगी। तो इसी केस को, ये केस डिसाइड हुआ था 2018 में, और 2019 में एक ऑर्डिनेंस लाया गया मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट के नाम से 2019, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। और ये एक्ट जो है, ये जो बिल है वो 31 जुलाई 2019 को सर्वसम्मति से पास हुआ, और अब मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 के नाम से जाना जाता है, जहां पर ये स्पेसिफिकली इस अधिनियम का उद्देश्य जो है वो है टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द मैरिड मुस्लिम विमेन एंड प्रोहिबिट द मुस्लिम मेल टू डाइवोर्स द वाइफ बाय प्रोनाउंसिंग तलाक। तो मुस्लिम महिलाओं के वैवाहिक अधिकारों की रक्षा करना और मुस्लिम पुरुष द्वारा 3 तलाक की जो प्रथा है उसको रोकने के लिए अधिनियम लाया गया है। तो इस केस में ये बताया गया कि जब हम कहते हैं कि आर्टिकल 25 हमें अंतःकरण और धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है, तो साथ ही वो ये भी कहता है कि आपका जो मत है, जो आप मान रहे हो, वो ऐसा हो कि उससे किसी को नुकसान ना हो, किसी का अहित ना हो। लेकिन आप किसी प्रथा को केवल धर्म के नाम पर ही चला रहे हो जिससे दूसरे के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो प्रथा मान्य नहीं होगी। इसीलिए ये ट्रिपल तलाक के केस में कहा कि धर्म से जुड़ा हुआ मामला नहीं है बल्कि संविधान के अगेंस्ट है, इसलिए इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। एक और केस मैं आपको बताती हूँ जो कि नॉइज़ पॉल्यूशन केस के नाम से जाना जाता है। धर्म के नाम पर जो हम ध्वनि प्रदूषण करते हैं वो कहाँ तक वैलिड है। तो इस पर इम्पोर्टेंट केस है चर्च ऑफ गॉड वर्सेस KKR मैजेस्टिक कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन का। इस केस में ये क्वेश्चन उठाया गया कि प्रार्थना करने का जो तरीका है, अगर हम भगवान की या ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें बड़े बड़े ड्रम, नगाड़े बजाना, एम्पलीफायर्स का, वॉइस लाउड स्पीकर्स का यूज़ करना, ये कहाँ तक वैलिड है। तो क्वेश्चन ये था कि इस केस में क्वेश्चन उठाया गया कि जो लाउड स्पीकर्स और नगाड़े और ड्रम बजा के जिस तरीके से पूजा या की जाती है, उससे लोगों की शांति में भंग होता है, मतलब पब्लिक पीस जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो क्या इस तरीके की प्रैक्टिस कंटिन्यू रहनी चाहिए या इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। मैंने आपको रेस्ट्रिक्शंस बताया था कि धर्म की स्वतंत्रता पर भी रेस्ट्रिक्शन है। किस किस ग्राउंड पर? पब्लिक ऑर्डर, लोक शांति बनाए रखने के लिए। दूसरा डिसेंसी, सदाचार के आधार पर। तीसरा पब्लिक हेल्थ के आधार पर। तो इस केस में कहा कि अगर इसी किसी प्रैक्टिस से, ऐसे किसी कार्य से जो धर्म के नाम पर शोरगुल कर रहा है और उससे जन सामान्य के श्लोक शांति पर असर पड़ रहा है, तो उसे रोका जा सकेगा। ऐसी एक्टिविटी को रोकना विधि मान्य होगा। ठीक है। इसी में आगे एक और केस है मौलाना मुफ्ती वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का। देखिए, ये वो माइलस्टोन केस है जब ये जजमेंट आया कि जब भी हम कभी लाउड स्पीकर, डीजे वगैरह का यूज़ करते हैं तो सुबह 7 बजे से पहले नहीं करेंगे। आगे इस केस में कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि अजान जो इस्लाम धर्म में अजान का जो है, सुबह जो सबसे पहले नमाज अदा होती है उसे अजान बोलते हैं, वो धर्म का आवश्यक अंग तो हो सकता है, लेकिन उस अजान के लिए माइक्रोफोन्स का यूज़ करना आवश्यक, धर्म का आवश्यक पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इससे सामान्य मनुष्यों के, हम सब लोगों की फंडामेंटल राइट जो है, राइट टू स्लीप। देखिए, राइट टू स्लीप आप सोच भी नहीं सकते, राइट टू स्लीप को भी फंडामेंटल राइट यहाँ पे कंसीडर किया गया कि सुबह जब हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं और सपोज़ कीजिए हमारी कॉलोनी में या नियर बाय कहीं मॉस्क्यू है और वहाँ सुबह 5 बजे अजान की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगी, तो जो नींद में डिस्टर्बेंस हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे, कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि ये भी आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करता है। इसीलिए सुबह 7 बजे से पहले
मॉस्क्यूज़ में जो अज़ान होती है सुबह की, उस समय माइक्रोफोन्स का यानी कि लाउड स्पीकर्स का यूज़ नहीं किया जाएगा। इस जजमेंट के बाद से ही सुबह की जो अज़ान होती है उस समय लाउड स्पीकर्स का मॉस्क्यूज़ में यूज़ नहीं किया जाता है। और भी देखिए इम्पोर्टेंट जो रेस्ट्रिक्शंस इस पे लगाई गई नॉइज़ पॉल्यूशन पर, वो लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट ने इनरी नॉइज़ पॉल्यूशन केस में। यहाँ पर बहुत ही माइलस्टोन प्रिंसिपल्स लेड डाउन किए गए वो थे कि फायर क्रैकर्स, जो हम पटाखे जलाते हैं, उन पर कंप्लीट बैन कर दिया कि जो भी बहुत तेज़ आवाज़ वाले बॉम्ब और पटाखे होते हैं वो रात को 10 बजे के बाद से सुबह 6 बजे तक नहीं चलाए जाएंगे। इसलिए आपने देखा है कि दिवाली के टाइम पे भी 10 बजे पटाखे चलाना बंद हो जाते हैं और सुबह 6 बजे से पहले कोई पटाखे नहीं चला सकता। आगे लाउड स्पीकर्स पर भी रेस्ट्रिक्शंस लगाया कि लाउड स्पीकर्स, बीटिंग ड्रम्स, डीजेस, ये सब रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पब्लिक एमरजेंसीज को छोड़कर एक्सेप्ट इन पब्लिक इमरजेंसी बंद रहेंगे। मतलब अब देखते हैं कि शादी वगैरह में पहले ओवरनाइट डीजेज वगैरह बजा करते थे, अभी 10 बजते ही वो चीज़ बंद हो जाती है। वो इसी जजमेंट का इफ़ेक्ट है कि अब रात को 10 बजते ही, क्योंकि 10 बजे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोस्ट ऑफ द पब्लिक का सोने का जो टाइम होता है वो 10 बजे से सुबह 6 बजे तक होता है। तो इस ड्यूरेशन में आप इस तरीके का कोई भी नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेंगे जिससे लोगों के पीस में डिस्टर्बेंस होता हो। Third one is, generally a provision shall be made by the state to confiscate and seize loudspeakers or other equipments that creates noise beyond the limited prescribed period। तो यहाँ पर देखिए कितना वाइड है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इन गाइडलाइंस को कोई फॉलो नहीं करता है तो सरकार को ये पावर दी गई है, गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि वो जो इक्विपमेंट्स हैं जो नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं उन्हें सीज कर सके। तो धर्म के नाम पर देखिए हमने कुछ इम्पोर्टेंट केस लॉज पढ़े कि धर्म के नाम पर आप ध्वनि प्रदूषण नहीं कर सकते, धर्म के नाम पर आप कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं कर सकते जिससे कि दूसरे किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज थे आर्टिकल 25 पर। होप आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।